नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दोपहर 12 बजे नई दिल्ली में बैंक जमा बीमा कार्यक्रम में जमाकर्ताओं को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश के बलरामपुर में सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना का उद्घाटन किया। परियोजना में 5 दशकों तक की देरी के लिए विपक्ष की आलोचना की। 1971 के युद्ध और भारत बांग्लादेश मित्रता के 50 वर्ष पूरे होने पर स्वर्णिम विजय पर्व आज राष्ट्रीय राजधानी में इंडिया गेट पर मनाया जाएगा। केंद्र ने राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों से कोरोना संक्रमितों की उच्च दर वाले जिलों में प्रतिबंध लगाने को कहा। नागर विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा, मध्य प्रदेश में 5 ड्रोन स्कूल स्थापित किए जाएंगे। अमेरिका के केंटकी राज्य में विनाशकारी तूफान से मरने वालों की संख्या 100 से अधिक हुई। अर्जुन लाल जाट और रवि ने एशियाई नौकायन चैंपियनशिप के पुरुष डबल स्कल्स मुकाबले में स्वर्ण पदक जीता। पुरुष एकल स्कल्स में परमिंदर सिंह को रजत पदक और भारत की हजारिका पोपी ने ताशकंद में राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप में रजत पदक जीता। समाचार प्रभात में रवि कपूर के साथ मैं फरहत नाज। देश कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 150 करोड़ टीके लगाने की दिशा में निरंतर आगे बढ़ रहा है। कोरोना वायरस का नया वेरिएंट मिलने से चिंताएं बढ़ी हैं। आपसे हमारी अपील है कि यथाशीघ्र दोनों टीके लगवाएं और अन्य लोगों को भी टीके लगवाने के लिए प्रेरित करें। कृपया 3 सरल उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित किसी भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। और अब समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दोपहर 12 बजे नई दिल्ली में जमाकर्ता प्रथमा 5 लाख रुपए तक के समयबद्ध जमा राशि बीमा भुगतान की गारंटी विषय पर एक समारोह को संबोधित करेंगे। भारत में कार्यरत सभी वाणिज्यिक बैंकों में बचत, चालू, सावधि और आवर्ती जमा खातों में मौजूद जमा राशि बीमा के दायरे में आती है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कार्यरत राज्य, केंद्रीय और प्राथमिक सहकारी बैंक भी इसके दायरे में आते हैं। इस महत्वपूर्ण सुधार के माध्यम से बैंकों में जमा राशि पर बीमा कवर को 1 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दिया गया है। निपेक्ष बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम ने अंतरिम भुगतान का पहला भाग हाल ही में जारी किया है। ये भुगतान उन 16 शहरी सहकारी बैंकों के जमाकर्ताओं के दावों के आधार पर किया गया है जिन्हें रिजर्व बैंक ने प्रतिबंधित कर रखा है। 1 लाख से अधिक जमाकर्ताओं के दावों के आधार पर 1300 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि का भुगतान उनके वैकल्पिक बैंक खातों में किया जा चुका है। आज के कार्यक्रम में वित्त मंत्री, वित्त राज्य मंत्री और रिजर्व बैंक के गवर्नर भी उपस्थित रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हर खेत को पानी और नहरों को उपयोगी बनाना सरकार की प्राथमिकता है। उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जिले में कल सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना का लोकार्पण करते हुए श्री मोदी ने कहा कि कई दशकों से लंबित इस परियोजना का निर्माण पूरा करना सरकार के सही इरादे और परिश्रम को दर्शाता है। इस परियोजना से पूर्वी उत्तर प्रदेश के 9 जिलों की 14 लाख हेक्टेयर भूमि में सिंचाई होने से 6,200 गांवों के 29 लाख किसानों को लाभ होगा। आज से करीब 50 साल पहले इस पर काम शुरू हुआ था। अब सोचिए 50 साल के बाद आज इसका काम पूरा हो रहा है। जब इस परियोजना पर काम शुरू हुआ था, ये सिर्फ यहाँ के नागरिक नहीं, देश के नागरिक भी इस बात को समझे, हिंदुस्तान का हर नागरिक समझे, हिंदुस्तान का मेरा नौजवान समझे, जो अपने उज्जवल भविष्य की कामना करता है, वो मेरा देश का हर नौजवान समझे। साथियों, जब इस परियोजना पर काम शुरू हुआ था, तो इसकी लागत 100 करोड़ रुपए से भी कम थी और आज कहाँ पहुंचा मालूम है? आज ये लगभग 10,000 करोड़ रुपए खर्च करने के बाद पूरी हुई है। पहले होना था 100 करोड़ में, आज हुआ 10,000 करोड़ में।
प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में केन बेतवा संपर्क परियोजना को स्वीकृति दी है। इससे पानी की कमी झेल रहे बुंदेलखंड क्षेत्र के किसानों को लाभ मिलेगा। श्री मोदी ने कहा कि उनकी सरकार छोटे और सीमांत किसानों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। प्रमुख विपक्षी दल की आलोचना करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी प्राथमिकता केवल परियोजनाओं का शिलान्यास करना था, लेकिन हमारी प्राथमिकता परियोजनाओं को समय सीमा के भीतर पूरा करना है। कुछ लोगों की प्राथमिकता फीता काटना है, हम लोगों की प्राथमिकता योजनाओं को समय पर पूरा करना। 2014 में जब मैं सरकार में आया था तो ये देखकर हैरान था कि देश में सिंचाई की 99 बड़ी परियोजनाएं, 99 परियोजनाएं जो देश के अलग अलग कोनों में दशकों से अधूरी पड़ी है। हमने देखा कि सरयू नहर परियोजना में कितनी ही जगहों पर नहरें आपस में जुड़ी ही नहीं थी, पानी आखिरी छोर तक पहुंचाने की व्यवस्था ही नहीं थी। सरयू नहर परियोजना में जितना काम 5 दशक में हो पाया था, उससे ज्यादा काम हमने 5 साल से पहले करके दिखाया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार ने महामारी के बावजूद ये सुनिश्चित किया कि नागरिकों को कम से कम तकलीफ होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना अगले वर्ष होली तक बढ़ा दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल वाराणसी में काशी विश्वनाथ गलियारे का उद्घाटन करेंगे। इस कार्यक्रम का देशभर में सीधा प्रसारण किया जाएगा। इस आयोजन में देश के 3000 से अधिक संत और गण्यमान्य व्यक्ति हिस्सा लेंगे। काशी विश्वनाथ धाम परियोजना 800 करोड़ रुपए की लागत से पूरी हुई है। इसके निर्माण से मंदिर तक पहुंचने में कम समय लगेगा तथा गंगा नदी और मंदिर सीधे जुड़ जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी में 2 दिन रहेंगे। सोमवार और मंगलवार को प्रधानमंत्री विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होंगे। कार्यक्रम को यादगार बनाने के लिए विशेष तैयारियां भी की गई हैं। प्रधानमंत्री कार्यालय ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ट्विटर हैंडल कुछ समय के लिए प्रभावित हुआ। पीएमओ ने ट्वीट कर बताया कि इस मामले की जानकारी ट्विटर को दे दी गई है और उनके ट्विटर हैंडल को तुरंत सुरक्षित कर दिया गया है। प्रधानमंत्री कार्यालय ने कहा है कि असुरक्षित अवधि के दौरान किए गए ट्वीट की अनदेखी की जाए। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। 1971 के युद्ध में भारत की ऐतिहासिक विजय और भारत बांग्लादेश मैत्री के 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आज राजधानी दिल्ली में इंडिया गेट पर स्वर्णिम विजय पर्व मनाया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस 2 दिवसीय कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। इस कार्यक्रम में प्रमुख युद्धों के अंश के साथ साथ 1971 के युद्ध में उपयोग किए गए प्रमुख हथियारों और उपकरणों को भी प्रदर्शित किया जाएगा। उद्घाटन के बाद यह कार्यक्रम आम जनता के लिए खोल दिया जाएगा। कार्यक्रम का समापन 13 दिसंबर को होगा, जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, कई गणमान्य व्यक्ति और बांग्लादेश के गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहेंगे। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग इस वर्ष की प्रमुख घटनाओं पर आधारित विशेष श्रृंखला का प्रसारण कर रहा है। आज इस कड़ी में एक नजर स्वास्थ्य और चिकित्सा में आयुर्वेद और योग की पारंपरिक पद्धतियों पर। स्वास्थ्य और उपचार की दृष्टि से आयुष प्राचीनतम चिकित्सा पद्धतियों में से एक है। आयुष में आयुर्वेद, योग, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी शामिल है। आयुष मंत्रालय ने भारतीय चिकित्सा पद्धति और होम्योपैथी को बढ़ावा देने के लिए कई उपाय किए हैं। हाल की महामारी के दौरान आयुष पद्धति का उपयोग बढ़ा है क्योंकि ये रोगों से लड़ने की हमारी क्षमता को मजबूत करता है। इस वर्ष 21 जून को 7वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में कहा था कि कोरोना महामारी से संघर्ष के इस दौर में भी योग उम्मीद की किरण बना हुआ है। जब कोरोना के अदृश्य वायरस से और इस अदृश्य वायरस ने दुनिया में जब दस्तक दी थी, तब कोई भी देश साधनों से, सामर्थ्य से और मानसिक अवस्था से इसके लिए तैयार नहीं था। हम सभी ने देखा है कि ऐसे कठिन समय में योग आत्मबल का एक बड़ा माध्यम बना। योग ने लोगों में ये भरोसा बढ़ाया कि हम इस बीमारी से लड़ सकते। कोविड के निवारण और प्रबंधन में योग और आयुर्वेद की भूमिका पर हमारे संवाददाता की ये रिपोर्ट।
योग और आयुर्वेद पद्धतियां अपने बहुआयामी लाभों की वजह से लोगों में काफी उपयोगी सिद्ध हो रहे हैं। नियत योगाभ्यास करने से मधुमेह, श्वसन तथा हृदय संबंधी बीमारियों की रोकथाम में काफी मदद मिलती है। कोविड महामारी के दौरान आयुष मंत्रालय द्वारा तैयार की गई पोली हर्बल दवा आयुष 64 तथा सिद्धा औषधि काबासुरा कुडिनियर हल्के तथा मध्यम लक्षण वाले रोगियों के इलाज में काफी प्रभावी साबित हुए। वहीं सरकार ने राष्ट्रीय आयुष मिशन के अंतर्गत आयुष्मान भारत के तहत 2023-24 तक देश भर में 12,500 स्वास्थ्य एवं वेलनेस केंद्र स्थापित करने का लक्ष्य रखा है। अब तक 4,464 स्वास्थ्य सुविधाओं को स्वास्थ्य एवं वेलनेस केंद्रों में उन्नयन के लिए मंजूरी दी गई है, जिसमें से 2,322 केंद्रों का संचालन शुरू हो गया है। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचारों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दोपहर 12 बजे नई दिल्ली में बैंक जमा बीमा कार्यक्रम में जमाकर्ताओं को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश के बलरामपुर में सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना का उद्घाटन किया। परियोजना में 5 दशकों तक की देरी के लिए विपक्ष की आलोचना की। 1971 के युद्ध और भारत बांग्लादेश मित्रता के 50 वर्ष पूरे होने पर स्वर्णिम विजय पर्व आज राष्ट्रीय राजधानी में इंडिया गेट पर मनाया जाएगा। केंद्र ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कोरोना संक्रमितों की उच्च दर वाले जिलों में प्रतिबंध लगाने को कहा। नागर विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा, मध्य प्रदेश में 5 ड्रोन स्कूल स्थापित किए जाएंगे। अमेरिका के केंटकी राज्य में विनाशकारी तूफान से मरने वालों की संख्या 100 से अधिक हुई। अर्जुन, लाल जाट और रवि ने एशियाई नौकायन चैंपियनशिप के पुरुष डबल स्कल्स मुकाबले में स्वर्ण पदक जीता। पुरुष एकल स्कल्स में परमिंदर सिंह को रजत पदक और भारत की हजारिका पॉपी ने ताशकंद में राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप में रजत पदक जीता। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। नागर विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा है कि मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य है जो बड़े पैमाने पर ड्रोन प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल को बढ़ावा दे रहा है। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में 5 ड्रोन स्कूल स्थापित किए जाएंगे। ड्रोन प्रौद्योगिकी से वैश्विक अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण बदलाव आएगा। नागरिक विमानन मंत्रालय, मध्य प्रदेश सरकार तथा भारतीय वाणिज्य और उद्योग परिसंघ ने कल ग्वालियर में माधव प्रौद्योगिकी और विज्ञान संस्थान में संयुक्त रूप से इस मेले का आयोजन किया। ड्रोन मेला आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत आयोजित कई कार्यक्रमों का हिस्सा है। केंद्र सरकार ने राज्यों से कहा है कि वे कोविड के मामलों पर पैनी नजर बनाए रखें और अधिक संक्रमण वाले इलाकों में कोविड को फैलने से रोकने के लिए जिला स्तर पर कदम उठाएं। राज्यों के मुख्य सचिवों और प्रशासकों को लिखे पत्र में केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने कहा कि किसी भी जिले में कोरोना संक्रमितों की संख्या में तेजी पाए जाने पर तुरंत कार्रवाई की जानी चाहिए ताकि संक्रमण को स्थानीय स्तर तक ही सीमित रखा जा सके। उन्होंने कहा कि मिजोरम, केरल और सिक्किम के 8 जिलों में पिछले 2 सप्ताह में संक्रमण की दर 10% से अधिक रही है। इसके अलावा 7 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 19 जिलों में संक्रमण की दर 5 से 10% के बीच रही है। श्री भूषण ने कहा कि इन 27 जिलों की गहन निगरानी आवश्यक है। आकाशवाणी अपने कार्यक्रम AIR नेक्स्ट के माध्यम से अगले वर्ष देश के 1000 कॉलेजों और शिक्षा संस्थानों के युवाओं को जोड़ेगा। आकाशवाणी के महानिदेशक और समाचार सेवा प्रभाग के प्रधान निदेशक N वेणुधर रेड्डी ने बताया कि इस पहल से अलग अलग भाषाओं में युवा पीढ़ी को आकाशवाणी के साथ अपने विचार साझा करने का अवसर मिलेगा। उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम से लगभग 20,000 विद्यार्थियों और युवाओं के जुड़ने का अनुमान है। श्री रेड्डी ने यह भी कहा कि इस पहल से विभिन्न क्षेत्रों में और वर्ष 2047 तक प्राप्त किए जा सकने वाले लक्ष्यों के बारे में युवाओं के विचार जानने के लिए मंच उपलब्ध होगा। वर्ष 2047 देश की स्वतंत्रता का शताब्दी वर्ष होगा। All India Radio has started a new program for connecting with youth called #AIR Next.
The intention is to give a voice to the young people, young generation, in all stations of All India Radio in the country and in all languages and dialects. Our teams will be visiting more than 1,000 educational institutions, colleges all over the country, and about more than 20,000 students will participate in this program during the next 1 year. With this, we'll get to know their views and opinions about India as it is today after 75 years of independence, and it will also help All India Radio to establish a link, a connect with younger generations. कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत देश में अब तक करीब 133 करोड़ टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि इनमें से 81 करोड़ 41 लाख पहली डोज के रूप में और 51 करोड़ 42 लाख से अधिक दूसरी डोज के रूप में दिया गया है। जम्मू कश्मीर में अवंतीपोरा के बारागाम इलाके में आज सुबह सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में एक आतंकवादी मारा गया। पुलिस ने बताया है कि सुरक्षा बलों द्वारा शुरू किए गए घेराबंदी और तलाशी अभियान के बाद इस इलाके में मुठभेड़ शुरू हुई। माना जा रहा है कि इस स्थान पर 2 आतंकवादी छिपे हुए हैं। ताजा समाचार मिलने तक मुठभेड़ जारी है। अमेरिका में भीषण तूफान से मरने वालों की संख्या 100 से अधिक हो गई है। अमेरिका के मध्य पश्चिम और दक्षिण में 200 मील के दायरे में आए भीषण तूफान में कई मकान ढह गए। चारों तरफ मलबा फैल गया। तूफान से प्रभावित राज्यों में अरकानसास, इलिनोइस, केंटकी, मिसूरी, मिसिसिपी और टेनेसी शामिल हैं। बैंकॉक में एशियाई नौकायन चैंपियनशिप में भारत के अर्जुन लाल और रवि ने कल पुरुषों के डबल स्कल्स स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। भारत के ही परमिंदर सिंह ने पुरुषों के सिंगल स्कल्स स्पर्धा में रजत पदक हासिल किया। पुरुषों के सिंगल स्कल्स में परमिंदर 11 सेकंड के अंतर से स्वर्ण पदक जीतने से चूक गए और उन्हें रजत पदक से ही संतोष करना पड़ा। ताशकंद में राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप में भारत की हजारिका पॉपी ने महिलाओं के 59 किलोग्राम भार वर्ग में रजत पदक हासिल किया। नाइजीरिया की रफियातू लावाल ने स्वर्ण पदक जीता। श्रीलंका की एन राजपक्षे को कांस्य पदक मिला। आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी की विशेष प्रस्तुति आजादी का सफर। आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी समाचार के संग भारत का शानदार स्वाधीनता संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। हम आकाशवाणी से रोजाना ला रहे हैं इस शानदार संघर्ष की झलक। आज की कड़ी में हम स्वाधीनता सेनानी पा तोगन नेंगमिंजा संगमा को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। वे 12 दिसंबर 1872 को शहीद हुए थे। गारो जनजाति के नेता तोगन का नाम मेघालय के शिलंग में शहीद स्मारक में अमर है। 1862 में अंग्रेज मेघालय की गारो पहाड़ियों की तरफ बढ़ने लगे तो उन्हें स्थानीय जनजातियों के विरोध का सामना करना पड़ा। गारो योद्धा पा तोगन नेंगमिंजा ने ब्रिटिश सेना की छत्रछाया में आने से मना कर दिया, जो उनकी मातृभूमि पर कब्जा करना चाहते थे। दिसंबर 1872 में ब्रिटिश सैनिकों ने गारो हिल्स में माचा रोंकरेक गांव में शिविर बनाया। पा तोगन और उनके गारो योद्धाओं ने अंग्रेज सैनिकों पर हमला कर दिया। इस हमले से भौचक्की ब्रिटिश सेना कुछ समय बाद एकजुट हुई और कड़ा प्रतिकार किया। गारो योद्धा अंतिम सांस तक लड़े, लेकिन गारो योद्धाओं की तलवारों और बर्छों तथा ब्रिटिश बंदूकों के बीच कोई मुकाबला था ही नहीं। पो तोगन नेंगमिंजा युद्ध में गोली लगने के कारण शहीद हो गए। महान गारो योद्धा और नेता को हमारा शत शत नमन। बापू का सपना सुनहरा साकार कइल जाए हमन मिलके। आज हम स्वाधीनता सेनानी, समाज सुधारक और दार्शनिक बाबा राघव दास को भी स्मरण कर रहे हैं, जिनका जन्म 12 दिसंबर 1896 को हुआ था।
1921 में महात्मा गांधी गोरखपुर आए तब बाबा राघव दास ने उनसे मुलाकात की और स्वतंत्रता के लिए उनके कार्यों और गरीबों और वंचित वर्गों के लोगों की सेवा से बहुत प्रभावित हुए। बाद में दांडी मार्च के दौरान बाबा भी गांधी जी के साथ रहे। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान बाबा राघव दास को कई बार जेल जाना पड़ा। सबसे पहले 1921 में उन्हें कारावास हुई। 12 में राघव दास का आश्रम स्वतंत्रता से संबंधित गतिविधियों का केंद्र था। वे राम प्रसाद बिस्मिल के नजदीकी माने जाते थे। राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी के बाद बाबा राघव दास ने आश्रम में उनका स्मारक बनवाया। स्वतंत्रता के उपरांत बाबा राघव दास ने विनोबा भावे के भूदान आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई। उन्होंने देवरिया, बरहज और कुशीनगर में कई शिक्षण संस्थाएं शुरू की। 15 जनवरी 1958 को महान संत और दार्शनिक बाबा राघव दास का निधन हो गया। वंदनालु वंदनालु राम वीर भारती पुत्रुल विजय गाथरा। आज हम स्वाधीनता सेनानी कोंडा वेंकट रंगा रेड्डी को भी स्मरण कर रहे हैं, जिनका जन्म 12 दिसंबर 1890 को हुआ था। वे केवी रंगा रेड्डी के नाम से भी लोकप्रिय रहे। उन्होंने हैदराबाद में निजाम के रजाकारों से भी लड़ाई लड़ी। हैदराबाद के भारत में विलय के बाद रेड्डी 1959 में आंध्र प्रदेश के राजस्व मंत्री और 1961 में उप मुख्यमंत्री बने। उन्होंने तेलंगाना आंदोलन में भी भाग लिया और उनके सम्मान में तेलंगाना में एक जिले का नाम रखा। आज हम स्वाधीनता सेनानी बाबू गेनू सैद को भी स्मरण कर रहे हैं। गेनू बम्बई की एक मिल में मजदूर थे। वे महात्मा गांधी के स्वदेशी आंदोलन की भावना से बहुत प्रभावित हुए। 12 दिसंबर 1930 को मैनचेस्टर का कपड़ा व्यापारी जॉर्ज फ्रेजियर फोर्ट रीजन में अपनी दुकान से विदेश में बने कपड़े बम्बई बंदरगाह ले जा रहा था। कलभा देवी रोड पर भांगवाड़ी के निकट बाबू गेनू ट्रक के सामने खड़े हो गए और महात्मा गांधी के सम्मान में नारे लगाने लगे। पुलिस अधिकारी ने ट्रक चालक को आदेश दिया कि ट्रक बाबू गेनू पर चढ़ा दिया जाए, लेकिन ट्रक चालक भारतीय था और उसने गाड़ी आगे बढ़ाने से मना कर दिया। उसके बाद ब्रिटिश पुलिस अधिकारी खुद ट्रक चलाने लगा और बाबू गेनू पर ट्रक चढ़ा दिया। ट्रक से कुचलने पर बाबू गेनू की मृत्यु हो गई। इससे पूरे बम्बई में लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। हड़ताल हुई और विरोध प्रदर्शन भी हुए। शहीद बाबू गेनू को शत शत नमन। आज बस इतना ही। आजादी का सफर आकाशवाणी समाचार के संग। कल फिर मिलेंगे एक नई कड़ी के साथ। आजादी का अमृत महोत्सव के लिए सभी उपभोक्ताओं को शुभकामनाएं। हॉलमार्क सोने की शुद्धता सुनिश्चित करता है। हमेशा हॉलमार्क वाले सोने के आभूषण ही खरीदें। उपभोक्ता संबंधित किसी भी शिकायत के लिए कृपया राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन के टोल फ्री नंबर 14404 पर संपर्क करें। उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। जागो ग्राहक जागो। और अब एक नजर आज के मौसम पूर्वानुमान पर। राजधानी दिल्ली में हल्का कोहरा छाया रहेगा। मुंबई और चेन्नई में बादल छाए रहेंगे। कोलकाता में आसमान साफ रहेगा। श्रीनगर में सुबह आसमान साफ रहेगा, लेकिन शाम में बादल छाए रहेंगे। जम्मू में सुबह कोहरा छाया रहेगा। गिलगित, लेह और मुजफ्फराबाद में मौसम साफ रहेगा। इन शहरों में न्यूनतम तापमान 0 से 4 डिग्री से लेकर अधिकतम 23 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। देश के पूर्वोत्तर में गुवाहाटी, आइजोल, शिलंग, इम्फाल और अगरतला में कोहरा छाए रहने का अनुमान है। कोहिमा और ईटानगर में आसमान साफ रहेगा। गंगटोक में बादल छाए रहने का अनुमान है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in/hindi पर भी उपलब्ध है। और रवि, अब बताएं आज के समाचार पत्रों में क्या विशेष है।
फरहत सरयू नहर परियोजना राष्ट्र को समर्पित करने की खबर अखबारों ने अलग अलग शीर्षकों से पहले पन्ने पर दी है। राष्ट्रीय सहारा ने लिखा है, भारत रुकेगा नहीं, थमेगा नहीं। दैनिक ट्रिब्यून ने लिखा है, 50 वर्ष पहले शुरू हुई परियोजना अब पूरी हुई। दिल्ली में कोरोना के ओमिक्रॉन स्वरूप से संक्रमित मरीज मिलने की खबर सुर्खियों में है। हिंदुस्तान ने लिखा है, दोनों टीका लेने वाला ओमिक्रॉन से संक्रमित। जनसत्ता लिखता है, 27 जिलों में संक्रमण दर बढ़ी, केंद्र ने सतर्क किया। हरिभूमि ने सुर्खी दी है, 10 राज्यों में केस बढ़े। राजस्थान पत्रिका ने गुत्थी या चुनौती शीर्षक से लिखा है, वैक्सीन को छकाया, दवा से भी बचा। नवभारत टाइम्स ने लिखा है, 27 जिलों में बढ़े कोरोना केस, केंद्र ने कहा नाइट कर्फ्यू लगे। पिनाक रॉकेट प्रणाली के उन्नत संस्करण के परीक्षण की खबर सभी अखबारों ने चित्र के साथ दी है। लोकसत्व ने लिखा है, विभिन्न विस्फोटक क्षमताओं के साथ अलग अलग दूरी से किया गया परीक्षण, पूरी सटीकता से भेदे लक्ष्य। नवभारत टाइम्स ने इसे पहली सुर्खी बनाते हुए लिखा है, घातक पिनाक रॉकेट लॉन्चर टेस्ट में पास, 75 किलोमीटर तक सटीक निशाना लगाने में सक्षम। दिवंगत सीडीएस की अस्थियां हरिद्वार में गंगा में प्रवाहित करने की खबर कई अखबारों ने सचित्र मृतपृष्ठ पर दी है। देहरादून में आईएमए की पासिंग आउट परेड में राष्ट्रपति के जनरल बिपिन रावत की प्रशंसा और सराहना करते हुए स्मरण करना भी अखबारों में है। हरिभूमि ने आज होने वाले मिस यूनिवर्स फिनाले में भारत की हरनाज संधू के प्रतिस्पर्धा में शामिल होने की खबर दी है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दोपहर 12 बजे नई दिल्ली में बैंक जमा बीमा कार्यक्रम में जमाकर्ताओं को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश के बलरामपुर में सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना का उद्घाटन किया। परियोजना में 5 दशकों तक की देरी के लिए विपक्ष की आलोचना की। 1971 के युद्ध और भारत बांग्लादेश मित्रता के 50 वर्ष पूरे होने पर स्वर्णिम विजय पर्व आज राष्ट्रीय राजधानी में इंडिया गेट पर मनाया जाएगा। केंद्र ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कोरोना संक्रमितों की उच्च दर वाले जिलों में प्रतिबंध लगाने को कहा। नागर विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा, मध्य प्रदेश में 5 ड्रोन स्कूल स्थापित किए जाएंगे। अमेरिका के केंटकी राज्य में विनाशकारी तूफान से मरने वालों की संख्या 100 से अधिक हुई। अर्जुन लाल जाट और रवि ने एशियाई नौकायन चैंपियनशिप के पुरुष डबल स्कल्स मुकाबले में स्वर्ण पदक जीता। पुरुष एकल स्कल्स में परमिंदर सिंह को रजत पदक और भारत की हजारिका पोपी ने ताशकंद में राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप में रजत पदक जीता। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।